हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम हीट ट्रांसफर के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट, इसके तीन तरीके: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। थ्री मेथड्स: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिसमें हम हीट ट्रांसफर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कंडक्शन जो मेथड है वो सिर्फ सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर के लिए यूज होता है। कन्वेक्शन फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स और गैसेस दोनों में। और रेडिएशन के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है और सीधा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। नो मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडिएशन इज डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थ्री मेथड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। ध्यान से फोकस करिए अपनी शीट पे। देखिए, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर वी हैव गॉट थ्री मेथड्स। कौन कौन से? पहला हुआ आपका कंडक्शन, दूसरा हुआ कन्वेक्शन और तीसरा हुआ रेडिएशन। तो कंडक्शन दैट इज इन सॉलिड्स, सॉलिड बॉडीज कंडक्टिंग हीट के जो कंडक्टर्स हैं सॉलिड्स। कन्वेक्शन इज फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। कलेक्टिवली आई कैन से फॉर फ्लूइड्स। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कन्वेक्शन की बात। कंडक्शन तो सॉलिड्स में। रेडिएशन के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, हो तो भी बढ़िया है, ना हो तो भी बढ़िया है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। कोई भी सॉलिड बॉडी, जैसे रॉड ले लिया आपने, दिस इज मेड अप यूजिंग ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें मालूम है सॉलिड के अंदर क्लोज मॉलिक्यूलर पैकिंग होती है। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड। और जब हम इन मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैसे आपने मान लीजिए यहाँ से हीट फ्लो करवाई, हीट का फ्लो करवाया, तो जो मॉलिक्यूल्स सबसे पहले कांटेक्ट में आएंगे हीट के, वो सबसे पहले एनर्जी एक्वायर करेंगे और एनर्जी एक्वायर करते ही उनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ने लग जाएगा। हमें मालूम है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, ये अपनी एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं और जैसे ही आप इन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे हीट के फॉर्म में, इनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और ये अपने नेक्स्ट वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, फिर ये अगले को, फिर अगले को, फिर अगले को। एक्चुअली ये ध्यान देना, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल कहीं नहीं जाते, वो सिर्फ अपनी एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। ओनली द थिंग दैट इज ट्रांसफर्ड इज हीट एनर्जी। क्योंकि ये वाइब्रेशन के कारण इनका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, नेक्स्ट वाले से कोलाइड करते हैं, अपनी एनर्जी को पूरी तरह ट्रांसफर करते हैं, कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी को पूरी तरह दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। एंड सो ऑन द प्रोसेस कंटिन्यूस। क्लियर? और इसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल स्टेट। हीट का फ्लो कंटिन्यू रहता है अगले मॉलिक्यूल्स पे, इट कंटिन्यूज 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 एंड कंटिन्यूज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। हीट फ्लो हो रहा है, वी कॉल इट वेरिएबल स्टेट। और थोड़ी देर के बाद जब ये मॉलिक्यूल्स अपने सैचुरेशन लेवल को अटेन कर लेते हैं, उससे ज्यादा हीट एक्वायर करने की कैपेसिटी इनमें नहीं बचती, तो फ्लो ऑफ हीट स्टॉप हो जाता है। हीट फ्लो स्टॉप्स। क्लियर? मतलब पहले मॉलिक्यूल्स हीट ले रहे हैं, अगले को ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे अगले को, उससे अगले को, उससे अगले को, सारी बॉडी हीटअप होने लग जाती है। और जब इन मॉलिक्यूल्स की हीट कैपेसिटी खत्म हो जाती है कि आगे हीट को एक्वायर नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास सैचुरेशन आ जाता है। उसके बाद फर्दर टेम्परेचर राइज नहीं करता और इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वी कॉल इट कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, कन्वेक्शन। अगर हम कन्वेक्शन की बात करें, लिक्विड्स और गैसेस में होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। एक कंटेनर है, इसमें आपने मान लीजिए वाटर डाल दिया या कोई भी लिक्विड और इसको नीचे से हीट दी, बॉईल करना शुरू किया। जब आप इसको हीट देंगे तो जो बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको सबसे पहले हीट एनर्जी मिलेगी। किसको मिलेगी? बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स को, जो सबसे पहले कांटेक्ट में आएंगे इस कंडक्टिंग सरफेस के। ये कंटेनर है, कंडक्टर,
तो ये मॉलिक्यूल्स हीट लेंगे, ये हल्के हो जाएंगे और ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और जो भारी वाले हैं वो नीचे आने लग जाएंगे, कोल्डर वंस। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस टेक्स प्लेस। मॉलिक्यूल्स गेन हीट, दे मूव टू द नेक्स्ट साइड, एंड देन जो ठंडे वाले हैं वो नीचे की तरफ सेटल होने लग रहे हैं इस केस में। तो मूवमेंट टेक्स प्लेस, किसका मूवमेंट? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। क्लियर? यहां पर देयर वाज नो मूवमेंट कंडक्शन में, यहां पर मूवमेंट हो रही है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मान लीजिए बकेट है आपकी, इसमें आपने पानी डाल दिया, वाटर, और एक इमर्शन रॉड लगा करके इसको हीट करना शुरू किया। क्लियर? सप्लाई से लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, यहाँ पर से हीट करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे थोड़ी देर में ही पानी ऊपर से भाप छोड़ने लग जाएगा, आपको लगेगा कि पानी गर्म हो गया, लेकिन कभी देखा है इस पानी से जब नहाना शुरू करेंगे, 2-4 मग्गे निकालेंगे गरम गरम, उसके बाद नीचे का पानी ठंडा है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन के कारण गर्म पानी ऊपर इकट्ठा हो चुका है और ठंडा वाला नीचे जाता जा रहा है। तो सबसे टॉप लेयर जो हॉटेस्ट है, फिर कम हॉट कम हॉट कम हॉट। समझ में आई बात? तो ये जो मेथड होता है कि ऊपर का पानी गर्म है, नीचे ठंडा है, टाइम लगेगा इसको गर्म होने में। क्लियर? अगर आपने जल्दी मचाई तो आगे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। क्लियर? दिस मोड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जो लैंड ब्रीज होती है और सी ब्रीज, ये भी कन्वेक्शन के ही एग्जांपल्स हैं। आई थिंक इट्स क्लीन। इसके बाद जो थर्ड मोड है दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन, हम हीट रेडिएशंस की बात करते हैं, थर्मल रेडिएशंस। क्लियर? दे आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वेव की सारी प्रॉपर्टीज को ऑबे करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी प्रॉपर्टीज को ऑबे करते हैं। मोरओवर ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। जैसे सन से जो रेडिएशन होते हैं, सोलर रेडिएशंस, सन से ये अर्थ तक आते हैं। ठीक है? ये ध्यान देना, इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑबे करती है। मतलब जितना दूर होगा सोर्स से रिसीवर, उतना ही इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे अर्थ को कुछ रेडिएशन मिल रहे हैं, इससे पहले वीनस और मरकरी हैं, तो उनको रेडिएशन ज्यादा स्ट्रांग मिलेंगे। इसके बाद मार्स है, मार्स को जो रेडिएशन है वो कम स्ट्रांग मिलेंगे। मतलब जितना अर्थ को मिल रहा है उससे ज्यादा मिलेगा उससे पास वाले प्लैनेट्स को, और उससे कम मिलेगा उससे दूर वाले प्लैनेट्स को। जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने सोलर रेडिएशंस का। क्लियर? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करते हैं। तो ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। जस्ट फोकस ऑन टू योर शीट। आई थिंक इट्स क्लीन। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? यहाँ कोई मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, दे कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। समझ में आ रही बात? क्लियर? और जो भी रास्ते में पार्टिकल्स, रास्ते में कोई भी मीडियम पड़ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑबे करते हैं, रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये 3 प्रॉपर्टीज आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, इनको भी ये ऑबे करते हैं। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एंड आई थिंक इट्स क्लीन। समझ में आ रहा है आपको? तीनों मोड्स क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्प्टेंस ऑफ ए सॉलिड। मान लीजिए एक सॉलिड ब्लॉक है मेरे पास, ये सॉलिड ब्लॉक है, दिस इज ए सॉलिड मटेरियल। इसके ऊपर कुछ रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं, हीट रेडिएशंस। कौन से रेडिएशंस? हीट रेडिएशंस। इनकी एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, एनर्जी ऑफ हीट रेडिएशंस फॉलिंग पर यूनिट टाइम, लेट इट बी ई। तो अगर ये रेडिएशंस पे फॉल हो रहे हैं तो इन रेडिएशंस का क्या होगा? देखो, ये एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं और ये ट्रांसमिट भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है मटेरियल किस टाइप का है। कई मटेरियल ऐसे होंगे जो ट्रांसमिट नहीं करेंगे। इन जनरल आई एम टॉकिंग, कुछ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो मान लेते हैं कुछ रेडिएशंस हमारे यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहे हैं, इससे टी। कुछ रेडिएशंस यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो गए अंदर और कुछ वापस रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो गए। तो जितने रेडिएशंस ट्रांसमिट हो रहे हैं, जितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं और जितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इन सब का सम रेट
RAT, चूहा. Reflected radiations, absorbed radiations and transmitted radiations that should be equal to the total energy per unit time of the radiations incident on the block. अब देखिए ध्यान से, कितने रिफ्लेक्ट हुए और कितने आए थे, इनकी रेशो, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेंस. द रेशियो ऑफ radiations reflected by the substance to that incident on the substance per unit time, this is called reflectance. या फिर इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव पावर. क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्टिव पावर. कितने ट्रांसमिट हुए पर यूनिट इंसिडेंट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस. ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिटिव पावर और ट्रांसमिटिव पावर. क्लियर? और कितने एब्जॉर्ब हुए पर यूनिट इंसिडेंट रेडिएशंस, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर. क्या है ये? एब्जॉर्प्टिव पावर या फिर एब्जॉर्प्टेंस, एक ही बात है. तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्प्टेंस इनका मतलब क्या है. तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको हम अप्लाई करते हैं. यहां पर हमने पढ़ा रैट, रिफ्लेक्टेड आपके सिग्नल्स, एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड, इनका सम ई के बराबर है टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम इंसिडेंट ऑन द सॉलिड बॉडी. क्लियर? अब दोनों साइड ई से डिवाइड कर दीजिए, आर बाई ई, ए बाई ई और टी बाई ई प्लस. तो दैट शुड बी ई बाई ई. एंड व्हाट इज ई बाई ई? ऑब्वियसली 1. एंड आर बाई ई इज रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर. यानी रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर और ट्रांसमिटिव पावर का सम कितना होगा? 1. आई थिंक इट्स क्लियर. अब अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल आता है आपके पास कि बॉडी ट्रांसमिट नहीं करती, डज नॉट ट्रांसमिट रेडिएशन थ्रू इट, पास नहीं होने देती. अगर बॉडी ट्रांसमिट नहीं करती, उसकी ट्रांसमिटेंस 0 है, तो R प्लस ए 1 हो गया. यानी ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस आर, या आर हो गया 1 माइनस ए. तो ये कंक्लूजन आप डिराइव कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट. आई थिंक इट्स क्लीन. तो एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. पक्का समझ में आ रहा है कि व्हाट इज एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस, और तीनों का सम हमेशा 1 के बराबर होगा. रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिंग पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर, तीनों का सम हमेशा 1 के बराबर होगा. इतनी बात आपको याद रखनी है. इसके बाद मैं पायरोमेट्री के 3 लॉज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं. ये 3 लॉज बेसिक फॉर्मेट में आपको सिर्फ लर्न करने हैं. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कौन सा? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ और किरचॉफ्स लॉ. इन तीनों को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है. एक सिंपल टर्म में ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो अपने ऊपर फॉल होने वाले सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले. इट एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट. परफेक्टली ब्लैक बॉडी. क्लियर? अगर एक बॉडी परफेक्टली ब्लैक है, अगर एक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो अपने ऊपर फॉल होने वाले सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी. और एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो जितना बढ़िया एब्जॉर्बर होगा, वो उतना ही बढ़िया एमिटर होगा. जिसकी एब्जॉर्प्टेंस जितनी ज्यादा होगी, एमिटेंस भी उतनी ज्यादा होगी. क्यों? होगी या नहीं? एक बात बताओ, आपको पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ कम समझ रहे हैं, कुछ ज्यादा समझ रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा समझ रहे हैं. तो वैसे भी बहुत आसान टॉपिक है, सबको समझ में आ रहा होगा. तो अगर मैं आप में से किसी को कह दूं कि बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और इसको एक्सप्लेन करो जो आपने पढ़ा है, तो कौन सबसे बढ़िया एक्सप्लेन करेगा? किसकी एमिटेंस ज्यादा होगी? जिसने सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा. तो ए गुड एब्जॉर्बर इज ऑलवेज ए गुड एमिटर. आई थिंक इट्स क्लीन. तो तीनों लॉज 1 बाय 1 हमें स्टडी करने. थोड़ा फोकस करिए अपने नोट्स पे. क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा कि व्हाट इज ए ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच एब्जॉर्ब्स all the radiations falling on it, absorbs all the radiations falling on it, and we call it black body. ठीक है? तो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं. लॉ स्टडी करने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी जरूरी हैं, जैसे व्हाट डू वी मीन बाय मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस. मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस क्या होती है?
एमिसिव पावर क्या होती है किसी भी बॉडी की, व्हाट डू वी मीन बाय एमिसिव पावर एंड व्हाट डू वी मीन बाय एमिसिविटी, ये बातें आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जहां भी वर्ड मोनोक्रोमेटिक यूज हो रहा है इसका मतलब वेवलेंथ इज कांस्टेंट, ठीक है, वेवलेंथ इज कांस्टेंट। अब अगर मान लीजिए हमने एक वेवलेंथ ले ली, फिक्स्ड वेवलेंथ ले ली और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं, क्लियर, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, तो कितनी एनर्जी रेडिएट होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी ऑफ रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम करस्पॉन्डिंग टू दैट वेवलेंथ, इसके आसपास, नियर बाय इट, in the range of unit wavelength, in the range of unit wavelength, 1 unit, in the range of unit wavelength, समझ में आ रही बात, क्लियर, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस। मतलब एक फिक्स्ड वेवलेंथ के अराउंड, एक उसकी फिक्स्ड वेवलेंथ, जैसे मान लीजिए लैम्डा एक फिक्स्ड है, उसके यूनिट वेवलेंथ के अराउंड, मतलब उसके यूनिट वेवलेंथ के अराउंड एक फिक्स टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वी कॉल इट मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस फॉर ए फिक्स्ड वेवलेंथ अराउंड इट। अब हम बात करते हैं इसके बाद एमिसिव पावर की। तो कितनी टोटल रेडिएशंस एमिट करेगी बॉडी, टोटल रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया, टोटल रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स, जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ्स हैं, फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स एट ए गिवन टेम्परेचर, all possible wavelengths at a given temperature, clear, जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ्स एक फिक्स टेम्परेचर पर कितने रेडिएशंस एमिट करेगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वी कॉल इट एमिसिव पावर। और एमिसिविटी में आ जाता है फिक्स्ड वेवलेंथ, एक फिक्स्ड वेवलेंथ के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉडी कितने रेडिएशन एमिट कर रही है गिवन वेवलेंथ के, उसको हम बोलते हैं एमिसिविटी। क्लियर, समझ में आ रही बात, पक्का, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का यूज करके हम बात करना चाहते हैं सबसे पहले किरचॉफ्स लॉस की, किरचॉफ्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। किरचॉफ्स लॉ, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, ये कितने रेडिएशंस एमिट करती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के और कितने एब्जॉर्ब करती है पर्टिकुलर वेवलेंथ के। ध्यान देना टेम्परेचर कांस्टेंट है और वेवलेंथ फिक्स्ड है, कांस्टेंट वेवलेंथ की बात कर रहा हूं। तो एमिसिव पावर, दिस इज व्हाट एमिसिव पावर एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एब्जॉर्प्टिव पावर। एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर की रेशो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और एक गिवन वेवलेंथ के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है। क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। किसकी एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ठीक है, एट दैट टेम्परेचर एंड एट दैट वेवलेंथ। मतलब the emissive power to the absorptive power, the ratio of emissive power to the absorptive power at a particular wavelength and at a fixed temperature, that is always equal to the emissive power of a black body at that temperature and for radiations of that wavelength. I think किरचॉफ्स लॉ आपको क्लियर है, बेसिक लॉज हैं, आपको याद रखने हैं बस, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ समझ में आ रहा है, क्लियर है ये बातें। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ध्यान से देखिए। अब वीन ने क्या कहा कि अगर कोई भी ब्लैक बॉडी है, कोई भी ब्लैक बॉडी जैसे कोई स्टार है, ये रेडिएशन एमिट कर रहा है, अलग अलग इंटेंसिटी के रेडिएशंस, तो इनमें जो सबसे ब्राइट सबसे इंटेंस रेडिएशन है, कौन सा रेडिएशन, मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन, इसकी जो वेवलेंथ होगी, इसकी जो वेवलेंथ होगी इसको हम बोलेंगे लैम्डा मैक्स। तो द मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन फॉर ए ब्लैक बॉडी
उसकी वेवलेंथ लैम्डा मैक्स हमेशा उसके टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब बॉडी जितनी हॉट होगी उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन की वेवलेंथ, ध्यान देना मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले रेडिएशन की वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल आया कि एक स्टार है, ये ब्लू लाइट एमिट कर रहा है, स्टार 1 क्या एमिट कर रहा है, ब्लू लाइट, और दूसरा स्टार है वो रेड नजर आ रहा है, रेड लाइट, स्टार 2। तो जो नजर आ रहा है ब्लू, यानी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन इसका ब्लू है और इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन रेड कलर का है। तो कौन ज्यादा हॉट होगा, लाल वाला या नीला वाला? किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? हमें मालूम है विबग्योर स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा हुआ है विजिबल लाइट का, लैम्डा इज मैक्सिमम फॉर रेड एंड लैम्डा इज मिनिमम फॉर व्हाट, लैम्डा इज मिनिमम फॉर वायलेट, देन इंडिगो एंड देन ब्लू, दिस इज कॉल्ड ब्लू रीजन। तो ब्लू वाले की वेवलेंथ कम है जिसकी वेवलेंथ कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हॉट कौन सा होगा, ब्लू वाला, दैट विल बी मोर हॉट एंड दिस विल बी लीस्ट टेम्परेचर वाला। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ब्लू वाले स्टार का होगा। इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, शीट चेंज करते हैं। इधर देखिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन वेवलेंथ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर, दैट शुड बी ए कांस्टेंट, और इसको हम बी से डिनोट करते हैं एंड वी कॉल इट वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड वीन्स लॉ। लैम्डा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली और टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है बी के बराबर, और बी इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट 2.892 10 की पावर -3, और यूनिट क्या होगी, मीटर इंटू केल्विन, मीटर इंटू केल्विन। क्लियर, एम इज मीटर, के इज केल्विन। ये है वीन्स लॉ। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। एंड द थर्ड वन वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्टीफेंस लॉ। आई एम टॉकिंग फॉर ब्लैक बॉडीज। फॉर ए ब्लैक बॉडी स्टीफेंस लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी ब्लैक बॉडी है ये कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैं आपको एक बात बता दूं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम इज आल्सो कॉल्ड पावर अपॉन एरिया। एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, नीचे एरिया है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। तो जो इंटेंसिटी होगी यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इस बॉडी की टेम्परेचर की पावर, फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। व्हाट इज ई, व्हाट इज ई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, और कांस्टेंट आएगा सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा को हम बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है, आसान सा तरीका बताता हूँ याद रखने का, 5678। क्या, 5678 कैसे, 5 6 7 10 की पावर 8। क्लियर, और ये डेसिमल यहाँ लगेगा 5.67 10 की पावर -8, और यूनिट क्या होगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। कैसे भाई, पावर है वॉट, एरिया है मीटर स्क्वायर, और तो ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये टेम्परेचर की पावर 4 नीचे आएगी तो केल्विन की पावर 4, तो यूनिट बन जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। आई थिंक इट्स क्लियर, स्टीफेंस लॉ। तो 3 रूल्स आपने पढ़े, कौन कौन से, किरचॉफ्स लॉ, एक बार रिकॉल करें, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर of a body for radiations of a given wavelength at a fixed temperature is equal to the emissive power of a black body for radiations of that wavelength and at that given temperature. E lambda by A lambda is capital E lambda, जहां capital E lambda क्या है, ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर। आई थिंक इट्स क्लीन, समझ में आ रहा है आपको, आसान से है। पायरोमेट्री यानी स्टार्स का टेम्परेचर नापने वाली जो ब्रांच है, वहां पर हम इसे आगे फर्दर हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, यहाँ पर तो हमें सिर्फ लर्न करने। वीन्स लॉ कहता है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले रेडिएशन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले रेडिएशन, उनकी वेवलेंथ उनके टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली, वो कम टेम्परेचर वाला होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा। क्लियर है। और स्टीफेंस लॉ इट्स वेरी सिंपल,
एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ए ब्लैक बॉडी। अगर बॉडी ब्लैक नहीं होगी तो कंडीशंस में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, वो यहाँ पर हमारे स्कोप में नहीं है, जब हम एडवांस लेक्चर्स पढ़ेंगे तब हम उनको देखेंगे। क्लियर? तो energy radiated per unit area per unit time by a black body, perfectly black body, that is proportional to fourth power of its temperature. Clear? और ये जो स्टीफेंस लॉ है, इसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ डिराइव किया था न्यूटन ने। किसने? न्यूटन जी ने। क्या डिराइव किया था? अभी पढ़ते हैं हम उसको, और इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पहले आप ये देखिए, इन तीनों रूल्स में अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं किसमें? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। अगर हमारे पास एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T, और इसे थोड़ा सा हल्का कोल्डर, थोड़ा सा कोल्ड, ज्यादा कोल्ड नहीं, वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस, आई एम टॉकिंग फॉर वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो अगर एक बॉडी का टेम्परेचर है T और उसके सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है T0 और दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस है, तो जो हॉट बॉडी है उससे उसकी कोल्डर सराउंडिंग्स में हीट का फ्लो होगा, और द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, व्हाट? द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट that is directly proportional to the temperature difference of the two bodies, provided the temperature difference is very small. The rate of loss of heat from a hot body to its colder surroundings is directly proportional to the temperature difference between the body and its surroundings, and this law holds good only when the temperature difference is very small. देखें जरा, कुछ नोट्स बना देते हैं। इधर देखिए, मान लेते हैं हमारे पास बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है T0। T इज ग्रेटर देन T0 बट द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। फॉर वेरी स्मॉल डिफरेंसेस आई एम टॉकिंग। तो जो आपकी हॉट बॉडी है उससे कोल्डर सराउंडिंग्स में हीट का फ्लो होगा चारों तरफ। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी dq by dt, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, लॉस है तो माइनस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी विद द सराउंडिंग्स। क्लियर? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dt by dt, जहाँ कैपिटल T टेम्परेचर है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू T minus T0। क्लियर? और ये ऑब्टेन कहाँ से होते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टीफेंस लॉ, फ्रॉम स्टीफेंस लॉ। अब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन बोले कि प्रूव इट यूजिंग स्टीफेंस लॉ, प्रूव करिए, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल सा तरीका है, ध्यान से देखिए। इसी एग्जांपल को लेते हैं। ये आपकी बॉडी है, ये हॉट है, ये बॉडी है हॉट है, इससे कितनी हीट निकलेगी? सिग्मा T की पावर 4, और ये बैक मारेगा सिग्मा T0 की पावर 4, क्योंकि इसमें भी तो टेम्परेचर है। तो द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज व्हाट? आई थिंक यू रिमेंबर। क्या बोलो? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो dq by dt और अपॉन एरिया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अभी हमने पढ़ा था टेम्परेचर की पावर 4। तो ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटा दें तो सिग्मा T की पावर 4 इधर जा रहा है और बैक आ रहा है सिग्मा T0 की पावर 4। तो is what? dq by dt into 1 by area, that should be sigma T4 minus T0 की पावर 4। क्लियर? बहुत आसान सा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगाते हैं, ये बन जाएगा T स्क्वायर प्लस T0 स्क्वायर, T स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर। इसमें वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगाइए, T स्क्वायर प्लस T0 स्क्वायर, T प्लस T0 और T माइनस T0। क्लियर? अब T और T0 बहुत क्लोज वैल्यूज हैं और मुझे इनके डिफरेंस का इफेक्ट स्टडी करना है। तो अगर T T0 के बराबर है तो T प्लस T0 अप्रोक्सीमेटली 2T0 हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 2T0 स्क्वायर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो 1 बाई एरिया dq बाई dt एंड दिस थिंग इज व्हाट? E। तो ये कितना हो गया? 4 सिग्मा T0 क्यूब, और ये T माइनस T0 तो पहले से ही है, इसका इफेक्ट हमें स्टडी करना है। ये सारी चीजें कांस्टेंट है। अगर इन सारी चीजों को हम कांस्टेंट ले लें तो हम देख रहे हैं कि dq बाई dt की वैल्यू, ये एरिया भी इधर जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा, दैट विल बी 4 सिग्मा a T0 क्यूब
टी माइनस टी नॉट, यानी डी क्यू बाई डी टी विल बी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। क्लियर? तो ये हमारा रूल प्रूव हो गया यहाँ पर। ध्यान से देखिए इसको, डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। अब थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, पहले यहाँ तक क्लीन है, बहुत आसान सा यार। सिग्मा टी की पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट की पावर 4, सिग्मा कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले इस पे लगाया, फिर सेकंड टर्म पे लगाया, इसका इफेक्ट स्टडी करना है, ये दोनों लगभग बराबर हैं, यूज किया, आंसर आ गया। मैंने बोला दो तरीके हैं, डी क्यू बाई डी टी और डी टी बाई डी टी। लॉस है, माइनस साइन लॉस के लिए है, तो जब आप लॉस लिखेंगे तो माइनस वहां पर लग जाएगा, अंडरस्टूड। लेट अस चेंज द कलर ताकि समझ में और आए। तो डी क्यू बाई डी टी हमने पढ़ा दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। अब डी क्यू क्या होता है याद है, एम सी डेल्टा टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर विद टाइम, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। एम मास और सी स्पेसिफिक हीट, ये भी कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद टाइम, यहां पर कुछ कांस्टेंट होगा, उससे एमसी डिवाइड होगा और एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी तो एज इट इज रहेगा। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। और ये तभी होल्ड करेगा जब ये डिफरेंस बहुत छोटा है, नहीं तो ये अप्रोक्सीमेशन आपकी बनेगी नहीं। आई थिंक इट्स क्लियर। ध्यान से फोकस करिए अपनी शीट पे, और कोई डाउट है तो दोबारा पूछिए, रिकंसल्ट इट। आई थिंक इट्स क्लीन। देखो समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप सबको पक्का? ध्यान से देखिए, पढ़िए और इसको नोट करिए। तो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा क्या? डी टी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। अब इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स डिराइव करते हैं। क्लियर? अब देखें इधर, तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टी माइनस टी नॉट। ये कांस्टेंट क्या है आपका? अभी आपने पढ़ा था एम सी, जिसे डी क्यू बाई डी टी था, अगर उसमें कांस्टेंट के था, मान लेते हैं वैल्यू जितनी भी आई थी वो के है, तो यहाँ पर आपका ये जो कांस्टेंट है इसे स्मॉल के मान लें, तो जो कैपिटल के होगा वो के बाई एम सी के बराबर होगा। कितना होगा? के बाई एम सी के बराबर, इसको कैपिटल के मान लिया। अब ये टेम्परेचर वाली टर्म इधर लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, ये बन जाएगा कितना? टी माइनस टी नॉट, ऊपर उधर के है, डी टी नेक्स्ट साइड ले जाइए और दोनों साइड इंटीग्रेट करिए। When you integrate both sides, what will you get? dt by t minus t naught, that should be equal to kt इंटीग्रेशन। अभी मैं लिमिट्स नहीं रख रहा यहाँ पर, बिना लिमिट्स के सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं, लिमिट्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना लिमिट्स के भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों करूं। चलिए मान लेते हैं यहाँ लिमिट है टाइम 0 to t, यहाँ t1 to t2। तो आप बताइए यहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए? इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ e बेस t माइनस टी नॉट फ्रॉम t1 to t2, t माइनस टी नॉट फ्रॉम t1 to t2, और ये आ जाएगा kt 0 to t। अभी आ जाएगा log e बेस अपर लिमिट t2 माइनस टी नॉट माइनस लोअर लिमिट log a माइनस log b इज व्हाट? log a माइनस log b इज व्हाट? log a अपॉन b। तो नीचे लोअर लिमिट आ जाएगी, t की जगह t1 माइनस टी नॉट, और ये आ गया kt। तो इसका मतलब हुआ t2 माइनस टी नॉट अपॉन t1 माइनस टी नॉट इज e रेज टू पावर kt। ये आपके पास एक फॉर्मेट आ गया। क्लियर? टेम्परेचर को T1 से T2 तक चेंज होने के लिए कितना टाइम लगेगा? टेम्परेचर को T1 से T2 तक चेंज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा फॉर्मेट, हम लिमिट्स नहीं यूज कर रहे, सिंपली कर रहे हैं dt। दिस इज सेकंड मेथड, सेकंड कंक्लूजन, दिस वाज फर्स्ट कंक्लूजन। रिजल्ट 1, dt by t minus t naught should be equal to what? इंटीग्रेशन ऑफ k, नो लिमिट्स। लिमिट्स नहीं यूज करेंगे तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ये आएगा log e बेस t माइनस टी नॉट, और ये आएगा kt प्लस में सम कांस्टेंट c। ध्यान देना c स्पेसिफिक हीट से मत कंफ्यूज हो जाना, c सिंपली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब t माइनस टी नॉट की वैल्यू आ गई e रेज टू पावर के टी प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, e रेज टू पावर के टी प्लस में c, बेस सेम कर दीजिए, आपको पता है ये बेस को अगर मैं कॉमन करूंगा तो के टी प्लस सी ही बन जाएगा, और e रेज टू पावर एनी कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट c डैश e रेज टू पावर के टी, क्लियर, c डैश बन गया नया कांस्टेंट, e रेज टू पावर के टी पहले ही है, दैट इज t माइनस टी नॉट, तो टेम्परेचर इज टी नॉट प्लस सी डैश ई रेज टू पावर के टी। ये एक और रिजल्ट आ गया मेरे पास, रिजल्ट 2। तो जो भी जरूरत पड़े एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज एनी वन ऑफ द 2 रिजल्ट्स। ध्यान से फोकस करिए अपनी शीट्स पर। क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझ में आ रहा है? क्लियर? अगर सपोज करो आपको कोई बोले यहाँ ग्राफ बना दो टाइम के साथ चेंज ऑफ टेम्परेचर का, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और कौन से फंक्शन के अकॉर्डिंग? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। पक्का क्लियर है? मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आया। तीनों रूल्स कौन कौन से? स्टीफेंस लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऑब्टेन हुआ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट हमें और डिस्कस करना है, क्या? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड ब्लॉक। आपने पढ़ा ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में हम थोड़े से और डिटेल्स पढ़ते हैं कि एक बॉडी है वो कितना आसानी से हीट को कंडक्ट करती है, हाउ इजिली इट अलाउज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट, हाउ इजिली इट अलाउज द हीट टू पास थ्रू इट। क्लियर? वो चीज हम स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अपनी शीट चेंज करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड ब्लॉक। हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है, ये ब्लॉक ले लेते हैं, दिस इज ए सॉलिड ब्लॉक, इसकी थिकनेस है कुछ मान लिया डेल्टा एक्स। कितनी थिकनेस मान ली? डेल्टा एक्स। इस फेस का टेम्परेचर अगर T1 है और इस फेस का टेम्परेचर T2 है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ डेल्टा T, दैट इज T1 माइनस T2, और यहाँ पर जो डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, वी कॉल इट टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हमने ए मान लिया। क्लियर? तो हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है, इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पर इसके क्रॉस डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स है, कैलकुलस फॉर्मेट लेंगे तो डी टी बाई डी एक्स, एरिया ए है और इसकी थिकनेस है डेल्टा एक्स। अब इसमें कुछ हीट रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं, हीट रेडिएशंस। तो अभी कितना आसानी से, कितना इजीली हीट को अपने थ्रू अलाउ करेगी पास करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक, याद रखिएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, 1 को और 2 को, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। कांस्टेंट आएगा कुछ के मान लिया, ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स वैल्यू है, माइनस साइन आएगा, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हीट फ्लो करेगी टेम्परेचर डिफरेंस कम होने लग जाएगा, जैसे जैसे हीट फ्लो करेगी टेम्परेचर डिफरेंस कम होने लग जाएगा, यहाँ इसलिए माइनस साइन है। आप चाहें तो यहाँ पहले ही माइनस लगा सकते हैं और फिर कंबाइन करके यहाँ पर के आ जाएगा। के को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड ब्लॉक। क्लियर? तो अब फॉर्मूला बन गया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। और अगर आप कैलकुलस फॉर्मेट में लेंगे कंटिन्यूस चेंज के लिए, ये डिस्क्रीट वेरिएशन है डेल्टा वाला, अगर कंटिन्यूस वेरिएशन में लेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, वेयर डी टी बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो बोथ द रिलेशंस कैन बी यूज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। K is called coefficient of thermal conductivity। अब जरा देखिए K की वैल्यू क्या होगी? dq by dt का मैग्नीट्यूड,
माइनस हटा दिया, अपॉन में a dt बाई डी एक्स। ध्यान देना आप दोनों में से किसी भी फॉर्मेट को ले सकते हैं, अभी मैं किसी से भी डिस्कस कर रहा हूँ, फिलहाल ये लिया। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द सॉलिड ब्लॉक if area is 1 meter square and temperature gradient is 1 Kelvin per meter। मतलब यूनिट एरिया और यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट पे कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यानी थर्मल कंडक्टिविटी ये बता रही है कितना आसानी से किसी भी सॉलिड ब्लॉक के थ्रू हीट फ्लो कर सकती है। और इनके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। अभी थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, देख लीजिए ध्यान से इसको। क्लियर है, डेफिनेशन बन जाएगी यहाँ से। अब इसकी यूनिट क्या होगी, डी क्यू बाई डी टी इज वॉट, नीचे क्या है एरिया मीटर स्क्वायर, और ये क्या है केल्विन पर मीटर। 1 मीटर कट गया तो यूनिट बन गई वॉट पर मीटर पर केल्विन। क्या बन गई, वॉट पर मीटर पर केल्विन। वॉट को आप चाहें तो जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स एज पर द रिक्वायरमेंट इज। आई थिंक इट्स क्लियर। समझ में आया क्या क्या पढ़ा भी आज अपने इस लेक्चर में। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कितना इजीली सॉलिड कंडक्ट करता है हीट को, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी, कितना होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इनके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे आगे, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं। तो कंडक्शन का कॉन्सेप्ट और थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन की वेवलेंथ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो स्टार जितना ज़्यादा हॉट होगा उसकी मैक्सिमम ब्राइट वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। जैसे आपको एग्जांपल दिया था ब्लू और रेड में से कौन ज़्यादा हॉट होगा, ब्लू। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। स्टीफन बोलते हैं कि कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? नेक्स्ट, किरचॉफ्स लॉ, emissive power to the absorptive power, ratio of emissive power to the absorptive power for radiations of a given wavelength at a fixed temperature that is always equal to the emissive power of a black body. E lambda, small e lambda by small a lambda is equal to capital E lambda. जहां भी वर्ड हो मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग, सच रेडिएशंस आर कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस। क्लियर? तो वहां से अपने मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस, एमिसिव पावर, एमिसिविटी सब चीज़ें डिस्कस की। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आई थिंक इट्स क्लीन। तो आपका ट्रांसफर ऑफ हीट वाला पोर्शन और जो पायरोमेट्री के 3-4 बेसिक लॉज हैं ये सारे कंप्लीट होते हैं। और इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, एंड इट्स ए वेरी सिंपल चैप्टर। आप यहाँ पर अपना स्कोर बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, टिल देन गुड बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट।